प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी को दी जन्मदिन की बधाई। 98वें जन्मदिन की दी बधाई। उनके आवास पर पीएम मोदी ने की मुलाकात। तरन पहुंची दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। चुनावी जनसभा को किया संबोधित। साथ ही सीएम रेखा ने अरविंद केजरीवाल पर कसा तंज। 15 नवंबर से शुरू होने वाली विंटर एक्शन प्लान को लेकर दिल्ली सरकार की तैयारी। 250 अस्थायी शेल्टर होम तैयार करेगी दिल्ली सरकार। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक वदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी से उनके आवास पर मुलाकात की और उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने तरन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी की इस धरती तरन में आप सबके बीच पहुंचकर बेहद खुश हूं। साथ ही उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि 11 नवंबर को श्री गुरु साहिब की नाम लेकर कमल के फूल पर वोट डालें ताकि पंजाब में आपके भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाए। साथ ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केजरीवाल के भ्रष्टाचार पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि केजरीवाल जी तो दिल्ली के खजाने को लूटकर पंजाब आ गए। गुरु अर्जुन देव की इस धरती पर तरन गुरु साहब के दर्शन करके आप सब लोगों के बीच में पहुंच के दिल की गहराई से मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं शब्दों में बता नहीं सकती। आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत सत श्री अकाल। मैं आप सबको कहना चाहती हूँ 11 तारीख को एक बार सब मिलकर के गुरु साहब का नाम लेके उनका जयकारा करके इस बार वोट कमल के फूल पे डाल दो। पूरे के पूरे पंजाब में एक नई बहार आएगी। जिन्होंने पहले दिल्ली को लूटा, आज दिल्ली को बिल्कुल देश की राजधानी को ऐसे कगार पे छोड़ दिया था जहां खजाने बिल्कुल खाली थे। वहां की लूट करके पंजाब में आ गए। मैं पूछती हूं कि केजरीवाल पंजाब का क्या लगता है, जो सरकारी खजाने पे नाग जैसे फंड डाल के बैठ गया है। पंजाब की खून पसीने की कमाई को अपने ऐशो आराम में लगा रहा है। क्या है उसका अधिकार जो पंजाब में सरकारी बंगलों में बैठा है, शीश महल बना दिया। पहले दिल्ली की जनता का पैसा लूट के शीश महल बनाया और अब पंजाब की जनता का पैसा लूट के शीश महल बनाया। मैं पूछती हूं ये कौन लोग हैं जिनको अधिकारियों के रूप में वो दिल्ली से लेकर के पंजाब में आया और अब पंजाब की सरकार पूरी की पूरी केजरीवाल और उसकी वही मिनिस्ट्री चला रही है। क्यों बैठे हैं ये लोग यहाँ पे? सिसोदिया क्यों बैठा है? सदन रंजन क्यों बैठा है? उसके बाकी के लोग जो उसके पीछे से सरकार चलाते थे, आज एक एक आदमी एक एक बंगला लेके बैठा है, एक एक हेलीकॉप्टर प्लेन लेके बैठा है। क्या करने के लिए बैठे हैं? क्या भगवंत मान सरकार नहीं चला सकता? वैसे तो पूरे के पूरे देश में एक ही चर्चा है, आफ्टर 7 PM नो सीएम इन पंजाब। 7 बजे के बाद सीएम साहब नहीं मिल सकते। मुझे ये बताओ, जब बाढ़ आई तो ये भगवंत मान जी तो हॉस्पिटल में जाके लेट गए, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मेरी तबीयत खराब हो रही है। और ये जो है केजरीवाल, ये चले गए गुजरात के दौरे पे कि मैं भी जा रहा हूं। तो कहां गया जो कल तक दिल्ली का बेटा था, बाद में पंजाब का पुत्र बना, पर जब इतनी भारी बाढ़ आई, लाखों लोग बर्बाद हो गए, तो एक भी आपिया दिखाई नहीं दिया था क्या? ये तो भला हो मोदी जी का जिन्होंने आके पंजाब की मदद की। पूरा देश लगा पंजाब, जो पूरे देश का अन्नदाता है, उसकी मदद करने के लिए दिल्ली से भी हमने 60 ट्रक सामान भर के भेजा, क्योंकि आप लोग, पूरा पंजाब हमारा भाई है, परिवार है। जब एक परिवार में एक जने को दिक्कत आती है तो बाकी सबको भी साथ खड़ा होना पड़ता है। एक कुत्ता है हमारा।
अब पंजाब को जरूरत है कि पंजाब और दिल्ली, हरियाणा सब मिलकर के एकजुट होकर के तरक्की करें और पूरा देश आगे बढ़े, पंजाब आगे बढ़े। वाहिगुरु जी का खालसा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक्स पर लिखा कि तरनतारन आपके पास एक बेहतरीन अवसर है। पंजाब से इन भ्रष्टाचारियों को हटाने का, भाजपा को वोट दीजिए और तरनतारन की पावन भूमि से ही पूरे पंजाब में विकास और सुशासन वाली सरकार लाने का आह्वान कीजिए। आज जो पंजाब नशे, फिरौती, कब्जे और कर्ज में डूबा है, उसे बचाना हमारा धर्म है। जिन्होंने दिल्ली को लूटा वही अब पंजाब की धरती पर बैठे हैं, शीश महल बना रहे हैं, सरकारी जमीनें बेच रहे हैं और जनता का खून पसीना अपनी ऐशो आराम में बहा रहे हैं। पंजाब जो देश का अन्नदाता है, आज अपने ही घर में परेशान है। क्यों? क्योंकि आप सरकार ने पंजाब को भ्रष्टाचार में डुबो दिया है। अब पंजाब को माननीय प्रधानमंत्री मोदी की ईमानदार, स्थिर और डबल इंजन सरकार की जरूरत है। इस बार गुरु साहब का नाम लेकर कमल का बटन इतनी जोर से दबाइए कि पंजाब से नशा, भ्रष्टाचार और भय सब मिट जाए। कमल पर वोट कीजिए, पंजाब को बचाइए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक्स पर लिखा कि महान समाज सुधारक, नारी शिक्षा के अग्रदूत, भारत रत्न से सम्मानित महर्षि घोंडो केशव कर्वे जी की पुण्यतिथि पर कोटि कोटि नमन एवं विनम्र श्रद्धांजलि। आपने अपने जीवन से समाज को समानता, शिक्षा और नारी सम्मान का अमर संदेश दिया। आपका योगदान सदैव हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है। और गुरुद्वारा श्री दरबार साहिब तरनतारन में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने माथा टेककर शरबत के भले की अरदास की और कहा कि तरनतारन की पावन धरती, जिसकी स्थापना सिखों के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी ने की थी, यहां पहुंचकर अत्यंत गर्व महसूस कर रही हूं। शहीदों के सरताज कहे जाने वाले श्री गुरु अर्जन देव जी की शहादत इस बात का प्रतीक है कि मानवता की रक्षा से बढ़कर कोई धर्म नहीं। तरनतारन श्री ठाकुर द्वारा मदन मोहन मंदिर में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूजा अर्चना की और ठाकुर जी से प्रार्थना की कि वे सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। इस अवसर पर अग्रवाल सभा द्वारा दिए गए सम्मान और स्नेह के लिए मैं हृदय से कृतज्ञ हूं। और दिल्ली सरकार 15 नवंबर से शुरू होने वाले विंटर एक्शन प्लान के तहत राजधानी में 250 नए अस्थायी शेल्टर होम तैयार किए जा रहे हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से। तस्वीरें सीधे इंडिया गेट की तस्वीर है, जहां विंटर एक्शन प्लान की शुरुआत होने जा रही है, क्योंकि देखिए ठंड का मौसम भी अब शुरू हो गया है और ऐसे में 250 नए अस्थायी शेल्टर होम तैयार किए जा रहे हैं। सरकार की ये बहुत बड़ी पहल जनता के लिए बताई जा रही है। और आगे बढ़ेंगे द्वारका स्थित यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में जीसी मिराकी यूट्यूब ग्लोब 2025 नामक एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा मेला आयोजित किया गया है, जिसमें दुनिया भर के करीब 80 प्रमुख विश्वविद्यालय भाग ले रहे हैं। इस मेले में छात्रों को यूके, यूएसए, इटली जैसे देशों के शिक्षण संस्थानों से सीधे संपर्क करने का अवसर मिलेगा। छात्रों को अपनी पसंद के कोर्स का चयन करने, आधी फीस माफ करने वाली छात्रवृत्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करने और पढ़ाई के बाद नौकरी के अवसरों के बारे में जानने का मौका मिलेगा। ये मेला छात्रों के लिए विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के सुनहरे अवसर प्रदान कर रहा है। भारतीय बच्चों को उत्तम शिक्षा के लिए एक नया प्लेटफॉर्म एस्टेब्लिश कर सकें और इस प्लेटफॉर्म को मद्देनजर रखते हुए हमने इस तरीके की नीति अपनाई है, इस तरीके के उसमें प्रिंसिपल्स जोड़े हैं, ऑब्जेक्टिव्स जोड़े हैं, जिससे हमारे भारतीय बच्चे विदेशों में जो इच्छा रखते हैं अपने पढ़ने की, सुचारू रूप से अपने शिक्षा को पूरा कर सके और उनको वो माध्यम मिल सके जिससे कि वो कोई भी ऐसा प्राप्त कर सके और वहां पे उनको सही शिक्षा का जो आह्वान है अनुसार, उनके शिक्षा अनुसार, उनके संस्कृति, उनके आने वाले कि वो किस प्रकार की अपने जीवन में प्लेसमेंट चाहते हैं, किस प्रकार का व्यवसाय करना चाहते हैं, किस प्रकार की नौकरी ढूंढना चाहते हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए करें। और आज ये जरूरी नहीं है कि हमको कितना मालूम है, बच्चों को कितना मालूम है। इंफॉर्मेशन स्टोरेज की जरूरत दिक्कत नहीं है,
इंफॉर्मेशन ये फोन्स पे स्टोरेज होती है, गूगल में स्टोरेज होती है, लेकिन उसको प्रोसेस करना, उसको रिट्रीव करना, तो बच्चों को हमें दूसरे स्किल सेट सिखाने की जरूरत है। और आप यूनिवर्सिटी डिग्री दे दीजिए, रट रटा के कोई यूनिवर्सिटी डिग्री ले लिया उसने, लेकिन उसको आज 15,000 रुपए की तनख्वाह नहीं मिलती। अमेरिका से आई हैं यूनिवर्सिटीज, जर्मनी है, यूरोप है, इसमें हमने कुछ इंडियन यूनिवर्सिटीज, अशोका है, BM लाल मुंजाल हमारी खुद की यूनिवर्सिटी है, वो भी है यहाँ पर, कुछ बेसिक स्कूल्स हैं। तो ऑल टुगेदर जैसे मैंने कहा 80 यूनिवर्सिटीज हैं, सारी कंट्रीज से हैं। दुबई, मिडिल ईस्ट का काफी बड़ा रोल है यहाँ पर एक। और ये बच्चे आजकल स्पेशली गल्फ में बहुत ज्यादा जा रहे हैं, तो इन कंट्रीज का, गल्फ कंट्रीज का, ओमान, कुवैत, उनके एम्बेसडर्स भी आए हुए हैं आज, उनका बहुत इंटरेस्ट है इंडियन स्टूडेंट्स में। पूर्व रिसर्च एंड एनालिसिस विंग प्रमुख विकास द्वारा लिखित पुस्तक का ग्रेट पावर गेम्स के विमोचन पर बीजेपी सांसद बैजवंत जयपांडा ने कहा कि विक्रम व सुध हमारे रणनीतिक संगठनों, खुफिया संगठनों में सुरक्ष पदों पर रहे हैं और एक बुद्धिजीवी हैं जो कि नीति और भू राजनीति के बारे में सोचते हैं। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। Highest positions in our strategic organizations, intelligence organizations, and he's an intellectual who thinks about policy and geopolitics, and this third book is a trilogy which is a must read for anybody that's interested in geopolitics, anybody that's interested in Bharat's roadmap in navigating the situation today where there is a transition from the powers that control the world in the 20th century to a new era in the 21st century where new superpowers are coming up, and India has tremendous opportunities and has challenges to navigate. This is a wonderful book to read. और दिल्ली के प्रदूषण पर बीजेपी सांसद अरुण सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार ने 2026 तक प्रदूषण को 40% तक कम करने का लक्ष्य रखा है। अगर हमारी सरकार 10 साल पहले सत्ता में होती तो आज दिल्ली को इस प्रदूषण का सामना नहीं करना पड़ता। पिछली सरकार ने आम आदमी को पार्टी के बहाने सिर्फ प्रचार कर ध्यान केंद्रित किया, कोई ठोस काम नहीं किया और बिना किसी स्वच्छता पहल के सिर्फ दिखावे पर पैसा खर्च किया। सरकार का लक्ष्य है कि 40% प्रदूषण दिल्ली का कम हो जाएगा। अगर पहले ही हमारी सरकार 10 साल पहले होती तो आज दिल्ली में पोल्यूशन नहीं होता। पहले की जो सरकार थी केवल प्रचार प्रसार आम आदमी पार्टी की एडवर्टाइजमेंट देती थी और रोने का काम करती थी। हमारी सरकार काम करने का कार्य करती है। पिछली जो सरकारें थी वह सरकार केवल एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्च करती थी, किसी भी प्रकार का स्वच्छता का काम नहीं करती थी जो आम आदमी पार्टी की सरकार थी। अभी हमारी सरकार यहाँ डबल इंजन की बनी है। आप देखें यमुना भी स्वच्छ रहे, यमुना के स्वच्छता के लिए अभूतपूर्व कार्य हुआ है। और उसी के साथ साथ जो स्कूल है, सरकारी बिल्डिंगें हैं, उस पे भी सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं। सोलर एनर्जी के माध्यम से दिल्ली हरित हो, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे चौमुखी प्रयास किए जा रहे हैं कि दिल्ली पूरी तरीके से पर्यावरण मुक्त हो और देश की राजधानी दिल्ली है तो यह अच्छी तरीके से यह बिल्कुल यहाँ प्रदूषण नहीं होना चाहिए। देखिए पहले की जो सरकार थी आम आदमी पार्टी की को रोना रोती थी। हमारी सरकार काम करती है, हम किसी पे दोषारोपण नहीं डालते। हमारी सरकार यह प्रयास कर रही है रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में कि किस प्रकार से चारों ओर से पोल्यूशन पे प्रहार किया जाए और अनेकों योजनाओं के माध्यम से इसमें सफलता भी प्राप्त हो रही है। लेकिन जो पहले बैकलॉग हुआ उसको ठीक करने में थोड़ा समय तो लगेगा। देखिए ट्रांसपोर्ट के ट्रैफिक के लिए भी अनेकों कदम उठाए जा रहे हैं कि किससे कैसे पोल्यूशन कम हो। जैसे मैंने कहा कि घरों के छतों पे भी सोलर सिस्टम लगाए जा रहे हैं। स्कूल चाहे बिल्डिंग हो, जो सरकारी बिल्डिंग उसमें भी सोलर सिस्टम लगाए जा रहे हैं और चारों ओर से प्रदूषण कम करने का प्रयास हो रहा है। और दिल्ली में एमसीडी के माध्यम से लाखों पेड़ भी लगाए गए। तो यह जो चारों ओर से प्रयास होता है तभी जाकर के सफलता प्राप्त होती है। और दिल्ली के रिठाला मेट्रो स्टेशन के नजदीक बनी झुग्गियों में लगी आग ने हजारों लोगों को बेघर कर दिया है। इस आग ने ऐसा भयानक मंजर दिखाया कि यहां बनी करीब 4 से 500 झुग्गियां आग की चपेट में आ गई और सभी जलकर राख हो गए। देर रात करीब
11 बजे लगी इस आग पर काबू पाने में दमकल कर्मियों के पसीने छूट गए और 2 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों की मदद से कर्मियों ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर सुबह तक काबू पाया जा सका। घटना के बाद शनिवार की सुबह हालात का जायजा लेने के लिए जिले के डीएम, एमसीडी के अधिकारी और संबंधित विभाग के अधिकारी भी शामिल हुए और ताजा स्थिति को समझने का प्रयास किया। जिले के डीएम ने बताया कि जिन लोगों की झुग्गियों में आग लगी उन लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था और अन्य जरूरतों की ओर काम किया जा रहा है। हम तो रात में सो रहा था, पौने 11 बजे के बाद है, उठ के देखा तो आग लग गया। अब बुझाने भी नहीं पाया अपना, जान बचा कर निकल गया। और एक भाई था अपना सो रहा था, इसको यहाँ पर अलग रहता है, हाँ, इसको निकाल नहीं पाया। अपने पैदल आया तो पूरा जल के आया, ये पूरा जल गया है। अभी तो सरदार अस्पताल में है। इसका नाम राजेश है। हमें 11 बजे पता चला जब आग लग चुकी थी। जब पता नहीं किसी ने लगवा दिया है, अचानक से एकदम से पूरा एकदम बढ़ गया। 700-800 लोग रहते हैं यहाँ पे। हाँ, मेरे भाई का मौत हो गया। देखिए, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आग तो अब कंट्रोल में है। फायर सर्विसेज डिपार्टमेंट ने लगभग 40 से 50 फायर टेंडर्स के द्वारा यहाँ पे आग तो बुझ गई है। ठंडा हो रहा है पूरा ये। हम लोग अब इमीडिएट जो काम कर रहे हैं वो लोगों को रिलीफ के लिए, कि उनको खाने पीने की समस्या नहीं हो, टॉयलेट की समस्या नहीं हो, और किसी को अगर मेडिकल एड की रिक्वायरमेंट है तो वो सब की समस्या नहीं हो, तो उसके लिए अरेंजमेंट्स कर दिए हैं हमने। लोकली अरेंजमेंट्स किए हैं डिपार्टमेंट के थ्रू किए, और एनजीओज को भी हमने कांटेक्ट किया कि वो आगे आके एटलीस्ट जब तक फॉर्मल सिस्टम एस्टैब्लिश नहीं हो पाता, हम लोगों को एटलीस्ट खाने पीने की बेसिक चीजें प्रोवाइड करा सके। प्रधानमंत्री मोदी इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री इस अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे। आपको बता दें कि ये कार्यक्रम 7 नवंबर 2025 से 7 नवंबर 2026 तक चलाने वाले एक साल के राष्ट्रव्यापी स्वर्ण उत्सव का औपचारिक शुभारंभ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वंदे मातरम ये एक शब्द, एक मंत्र, एक ऊर्जा, एक स्वप्न, एक संकल्प है। वंदे मातरम ये एक शब्द मां भारती की साधना है, मां भारती की आराधना है। वंदे मातरम ये एक शब्द हमें इतिहास में ले जाता है और ये हमारे भविष्य को नया हौसला देता है कि मेरा कोई संकल्प नहीं जिसकी सिद्धि ना हो सके, ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जो हम भारतवासी पा ना सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वंदे मातरम के सामूहिक गान का यह अद्भुत अनुभव ये वाकई अभिव्यक्ति से परे है। इतनी सारी आवाजों में एक लय, एक स्वर, एक भाव, एक जैसा रोमांच, एक जैसा प्रवाह, ऐसा तारतम्य, ऐसी तरंग, इस ऊर्जा ने हृदय को स्पंदित कर दिया है। ऐसा कोई संकल्प नहीं, ऐसा कोई संकल्प नहीं जिसकी सिद्धि न हो सके, ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जो हम भारतवासी पा न सके। साथियों, वंदे मातरम के सामूहिक गान का ये अद्भुत अनुभव ये वाकई अभिव्यक्ति से परे है। इतनी सारी आवाजों में एक लय, एक स्वर, एक भाव, एक जैसा रोमांच, एक जैसा प्रवाह, ऐसा तारतम्य, ऐसी तरंग, इस ऊर्जा ने हृदय को स्पंदित कर दिया है। भावनाओं से भरे इसी माहौल में मैं अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। मंच पर उपस्थित कैबिनेट के मेरे सहयोगी गजेंद्र सिंह शेखावत। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।